हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। माय नेम इज़ रोहित गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन है हमारे एग्जामिनेशन का और काफ़ी बच्चे डाउट में रहते हैं कि इस सेक्शन को हम किस तरीके से कंप्लीट करें। काफ़ी चांसेस होते हैं यहाँ पर गलत होने के, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको एक कॉन्सेप्ट दें, एक तरीका दें जिससे आप हर एक क्वेश्चन को, जो कि केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस हैं, उनको आप प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएं। ठीक है, हम यहाँ पर आपको 3 केस स्टडीज आपके लिए लेके आए हैं। पहली केस स्टडी जो रिलेटेड होगी वो होगी सॉलिड स्टेट से रिलेटेड, सेकंड होगी सॉल्यूशन से और थर्ड होगी पी ब्लॉक से। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से हमें केस स्टडी दी जाती है और हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। आइए सबसे पहले बात करते हैं पहली केस स्टडी के बारे में। इसमें ये सेक्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर किस तरह की केस स्टडी आपको दी जाएगी, ध्यान से मैं छोटे छोटे पार्ट्स में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में ज़्यादा मुश्किल ना हो पाए। आपको पहली केस स्टडी में लिखा हुआ है कि द एडजेक्टिव क्रिस्टलाइन व्हेन अप्लाइड टू सॉलिड implies an ideal crystal in which the structural units terms as unit cell are repeated regularly and indefinitely in the 3 dimension in space। यहां पर एक टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूनिट सेल, और इस यूनिट सेल को हम मोटिफ के नाम से भी जानते हैं, MOTIF। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में क्या दे रखा है, द यूनिट सेल कंटेनिंग एटलीस्ट 1 मॉलिक्यूल्स विच हैज अ डेफिनेट ओरिएंटेशन एंड शेप डिफाइंड बाय द ट्रांजिशनल वेक्टर ABC। The unit cell therefore has a definite volume V that contain the atoms and molecules necessary for generating the crystal। यानी कि यहाँ पर यूनिट सेल जो होगी वो यूनिट सेल एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है, एवरी क्रिस्टल कैन बी क्लासिफाइड एज अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द 7 पॉसिबल क्रिस्टल सिस्टम or crystal classes that are defined by the relationship between the individual dimensions। यहाँ पर 7 तरह की क्रिस्टल्स आपको मिलेगी जिनके एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल जो होगा वो सब क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। उनके बेस पे हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है क्रिस्टल है उनको क्लासिफाइड कर रखा है। क्या होगा, इंडिविजुअल डायमेंशन ABC ऑफ द यूनिट सेल एंड बिटवीन द इंडिविजुअल एंगल अल्फा बीटा गामा ऑफ द यूनिट सेल। मैंने अभी भी आपसे कहा था 3 आपको एज लेंथ मिलेगी और 3 ही आपको क्या मिलेगी, एक्सियल एंगल मिलेगी। यहाँ पर जो एज लेंथ है वो ABC है और एक्सियल एंगल जो होगा बच्चों वो आपका अल्फा बीटा गामा होगा। The structure of the given crystal may be assigned to one of the 7 crystal system to one of the 14 previous lattices। ये जो 7 तरह के क्रिस्टल होंगे इनसे आपको क्या मिलेगी, 14 अलग अलग तरह की previous lattices मिलेगी। किस बेस पे, फेस के बेस पे, एंड के बेस पे, ओके, इन सब के बेस पे हमें 14 अलग अलग तरह की आपको स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जिनको आप ब्रेवियस लेटाइसिस के नाम से जानते हो। एंड टू वन ऑफ द 230 स्पेसेस ग्रुप्स दीज यूनिकली डिफाइन द पॉसिबल वे ऑफ अरेंजिंग एटम्स इन अ 3 डायमेंशन सॉलिड। और इन 14 जो डिफरेंट तरह की जिनको आप ब्रेवियस लेटाइसिस बोल रहे हो, इनसे आप क्या करते हो, अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हो। देखिए आगे, बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, यानी किन, ये जो अरेंजमेंट आपने किया है, इन अरेंजमेंट के बेस पे 7 क्रिस्टल सिस्टम्स वर आइडेंटिफाइड। 7 अलग अलग तरह की जो सिस्टम है उनको फाउंड किया गया। कौन कौन से थे वो, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइगोनल जिसको आप रोम्बोहेड्रल के नाम से भी जानते हैं, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बिक या जिसको आप ऑर्थोरोम्बिक के नाम से भी जानते हैं, एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, क्यूबिक। ठीक है, यह वाला पैराग्राफ आपको दिया गया है और अब इन पैराग्राफ के बेस पे आपको क्या करना है, जो दिए गए क्वेश्चंस हैं उन दिए गए क्वेश्चंस को आपको बेटा सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए, यहां पर 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं और जो 4 क्वेश्चंस है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और हमें इनको डिटेल में समझना है। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑब्टेन्ड बाय एसोसिएटिंग स्ट्रक्चरल मोटिफ। मोटिफ का मतलब मैंने आपको बताया था यूनिट सेल, जिनका एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है उनको हम यूनिट सेल कहते हैं। विथ लैटिस पॉइंट ईच रिपीटेड मोटिफ हैज, यानी कि जो बार बार रिपीट जो यूनिट सेल होगी वो किस तरह की होगी, ऑप्शन देखिए,
सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट नहीं, स्पेशल अरेंजमेंट अलग नहीं होगा, स्पेशल अरेंजमेंट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरा है सेम स्पेशल अरेंजमेंट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं बच्चों, अरेंजमेंट आपका स्ट्रक्चर का डिफरेंट नहीं होगा। यहां पर क्या बोला गया है, स्पेशल अरेंजमेंट भी आपका क्या रहेगा, सेम, और इसके अलावा जो स्ट्रक्चर रहेगा यूनिट सेल का बेटा वो भी क्या रहेगा, सेम। यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है। डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो यहां पर जो हमारा आंसर आने वाला है, आप समझ रहे हैं, जब 3 ऑप्शन हमारे हो चुके हैं गलत, तो चौथा ऑप्शन हमारा होगा सही, यानी कि सेम स्ट्रक्चर एंड सेम स्पेशल अरेंजमेंट। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी फर्स्ट। आइए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग। बेटा ये एनसीईआरटी का लिया हुआ क्वेश्चन है और यहां पर हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल कौन से स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं, किस तरह का है वो, ट्राइक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बल है या क्यूबिक है, किस तरह का एक्चुअली वो स्ट्रक्चर है। तो यहां पर सबसे पहली बात है KNO3 की अगर मैं बात करूं तो KNO3 जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है। क्या होता है ये, ऑक्टाहेड्रल होता है। हम यहां पर कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं जो 4 हमारे सामने हैं। पहला है A, देखो A मैंने आपको बताया ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। अब आप एक बार टाइम खराब ना करते हुए आप सीधा सीधा फोकस करो। A आपका क्यूबिक डेफिनेटली नहीं है, A टेट्रागोनल नहीं है, A आपका क्या है, ऑर्थोरोम्बिक है। मैंने आपको बताया था KNO3 क्या होता है बेटा, ऑर्थोरोम्बिक होता है। क्या होता है वो, ऑर्थोरोम्बिक होता है। और अगर ऑर्थोरोम्बिक की कंडीशन क्या होती है बच्चों, ऑर्थोरोम्बिक की कंडीशन होती है A इज नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C। ये आपकी एक्सियल, ये आपकी एज लेंथ होती है। और बेटा एक्सियल एंगल कितना होता है, एक्सियल एंगल होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ये ऑर्थोरोम्बिक की कंडीशन होती है। खैर KNO3 की बात कर रहे हैं, KNO3 आपका क्या है, ऑर्थोरोम्बिक है। इन चारों ऑप्शन में से A ऑप्शन जो है वो ऑर्थोरोम्बिक बेटा, C ऑप्शन हमें सामने दिख रहा है और इसीलिए C ऑप्शन क्या होगा बेटा, हमारा करेक्ट होगा। अगर कहीं पर अगर इन ऑप्शंस में A ऑर्थोरोम्बिक होता तो अगला वाला भी हम क्या करते, चेक करते। यहां पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। आओ अब चलते हैं इसी में थर्ड क्वेश्चन की तरह। द लैटिस पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आर ऑक्यूपाइड बाय, ऑप्शन क्या है हमारे पास, चेक करें। HI मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एटम्स एंड आयोडीन एटम्स, H+ कैटायन एंड I- एनायन, और H2 मॉलिक्यूल्स एंड I2 मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस थोड़ी सी नॉलेज हमें होनी चाहिए और इससे हम इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सही कर देंगे। सबसे पहले हमें बोला गया है हाइड्रोजन आयोडाइड। बेटा हाइड्रोजन आयोडाइड किस तरह का होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड HI जो होता है ना, वो HI आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। यस और नो, HI आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। और आपको ये बहुत अच्छी तरह पता है, अगर किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल को फॉर्म करना है तो हमें उसी के क्या लेने पड़ेंगे, मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। ऑप्शन में देखो क्या है, HI मॉलिक्यूल्स पहला है। ऑब्वियसली बात है, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसको हमें फॉर्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड के ही मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। ठीक है, सो ऑप्शन ए आपका क्या होगा बेटा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। किस बेस पे मैंने बोला, मैंने बोला कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बेस पे, क्योंकि HI आपका क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स को बिलोंग करता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर यूनिट सेल शो द ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर। ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर कौन सा एक ऐसा डायग्राम है जो शो करता है, आपके सामने मैं डायग्राम ला रहा हूं, ये वाला। ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्राइक्लिनिक में क्या होता है, ट्राइक्लिनिक में होता है कि तीनों एज लेंथ आपकी बराबर नहीं होती और तीनों बॉन्ड एंगल भी आपके बराबर नहीं होते, जिसको आप एक्सियल एंगल भी कहते हो। यहां पर एक बात समझो कि ये जो 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, दिस वन एंड दिस वन, ये तीनों बेटा क्यूबिक है। और अगर क्यूबिक है तो इनका जो एज लेंथ है और एक्सियल एंगल है वो तो क्या होगा, तीनों का सेम, हाँ या ना। तो यहां पर आपको ये तो पता चल गया कि सर 3 चीजें यहां पर क्या है, 3 चीजें यहां पर क्या है बेटा, सेम। B, C और D, ये तीनों ऑप्शन क्या है आपके सेम। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा आपका, कौन सा ऑप्शन बचा आपका,
ए ऑप्शन आपके सामने बचा है और ए ऑप्शन ही आपका क्या होगा, ट्राइक्लिनिक स्ट्रक्चर होगा। चलिए इसी का एक और ऑप्शन में भी हमारे पास क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। फॉर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम एक्सियल रेशियो आर ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये आपको एज लेंथ देख रही है, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अभी इसी लेक्चर में। ए बराबर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये कंडीशन होती है किसकी बेटा, ऑर्थोरोम्बिक की। अब आपको ये बताना है कि एक्सियल एंगल जो होगा वो इसका ऑर्थोरोम्बिक का क्या होगा। तो ये चीज तो हमने आपको अभी इसी लेक्चर में बताई हुई है, मुश्किल से 2 मिनट पहले। और आपको क्या बोला था, एक्सियल एंगल इन तीनों के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये कितना है बेटा, 90 डिग्री है। यहां पर 2 एंगल 90 डिग्री के हैं, एक एंगल 90 डिग्री का नहीं है, और यहां पर कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं है। किसके बराबर, 90 डिग्री के बराबर। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों हो चुका है बी, जो ऑलरेडी हम क्या कर चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। जब आप ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम की बात करते हैं तो ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में जो एज लेंथ होती है वो तीनों एज लेंथ बराबर नहीं होती है, और जो एक्सियल एंगल होता है वो एक्सियल एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने थे बेटा, जो हमने क्या करे हैं, हमने केस स्टडी फर्स्ट से सॉल्व करे हैं। अब हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आगे अब हम बात करेंगे केस स्टडी सेकंड की, और वो रिलेट करेगी सॉल्यूशन से। आइए बात करते हैं किस तरह की केस स्टडी हमारे सामने आएगी। ध्यान से बेटा छोटे छोटे पार्ट में पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस इंपॉर्टेंट चीजों को आप पेंसिल से क्या करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे, ताकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि एक्चुअली इस पैराग्राफ की कौन कौन सी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो चीज इंपॉर्टेंट होती है उसी से रिलेटेड हमेशा एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन would be affected by the dissolved solid in the liquid phase। सीधी सी बात है कि अगर किसी लिक्विड के अंदर अगर आप सॉलिड सल्यूट को डाल देंगे तो उससे उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इफेक्ट करता है, चेंज होता है। A soluble solid in solution has the effect of raising its boiling point। अगर मान लो किसी soluble solid को आपने डाला किसके अंदर, एक solution के अंदर, तो उसका जो boiling point हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, increase हो जाएगा, और उसका जो freezing point है वो freezing point क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप बोलते हो जो boiling point होता है वो freezing point का क्या होता है बेटा, उल्टा होता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, the addition of non-volatile substance to the solvent to a solvent decrease the vapor pressure। इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, अगर आप किसी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को, ये क्या है, सॉलिड है, इसको अगर आप किसी लिक्विड में डालते हो तो वो घुलेगा नहीं, इसलिए तो हम इसको क्या कह रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल कह रहे हैं, इसका वेपर नहीं बनेगा। ठीक है, अगर मैं किसी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को अगर सॉल्वेंट में डाल दूं तो क्या होगा, डिक्रीज द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। सर क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब आप नॉन वॉलेटाइल सल्यूट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो उस सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर सल्यूट के एटम्स भी क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्वेंट जो कि पहले प्योर फॉर्म में था, सिर्फ सरफेस के ऊपर सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स थे, अब वो मॉलिक्यूल्स क्या हो चुके हैं बेटा, कम हो चुके हैं, इसीलिए वेपर प्रेशर भी क्या बनेगा, कम बनेगा। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं। एंड द एडेड सोल्यूट पार्टिकल्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्रिस्टल। ऑब्वियसली बात है, प्योर सॉल्वेंट क्रिस्टल के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। पहले प्योर जो सॉल्वेंट का जो क्रिस्टल था वो ज्यादा बन रहा था, अब वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा था, अब वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू मैनी रिसर्चेस द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली कोरिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। अगर आप सीधी सी बात करो तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट के, वो क्या होता है बेटा, प्रोपोर्शनल होता है। दिस फिनोमिनन इज एक्सप्रेस्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट डेप्रेशन। इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट डेप्रेशन के नाम से जानते हैं। एंड इट इज यूजफुल फॉर सेवरल एप्लीकेशंस, और इसका यूज कई एप्लीकेशन में किया जाता है, जैसे सच एज फ्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड फूड
एंड टू फाइंड द मोलर मास ऑफ एन अननोन सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। किसका यूज किया जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट का यूज किया जाता है। पहली चीज तो मोलर मास की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, और दूसरी बात कंसंट्रेशन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। Freeze concentration is a high quality liquid food concentration method where water is removed by forming ice crystal। यहां पर आप क्या करते हो, जब किसी भी चीज को फ्रीज करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हो, आप रिमूव कर देते हो। किससे रिमूव कर देते हो? आइस क्रिस्टल से आप इसको रिमूव कर देते हो। दिस इज डन बाय कूलिंग द लिक्विड फूड। ऐसा कैसे करते हो आप? कूल करके, उसको फ्रीज करके करते हो। बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आइडेंटिटी। यहां पर सॉल्यूशन की क्या होती है? आइडेंटिटी क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। मतलब कि जो सॉल्वेंट है उसकी आइडेंटिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द फ्रीजिंग पॉइंट डेप्रेशन इज रेफर्ड एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो आप बात कर रहे हो फ्रीजिंग पॉइंट की, चाहे आप बात करो बॉइलिंग पॉइंट की, चाहे आप RLVP की बात करो, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की, या फिर आप बात करो ऑस्मोटिक प्रेशर की, ये सारी की सारी क्या है बेटा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करती है। देखो आगे, एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ये मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है। अलॉन्ग विथ वेपर प्रेशर। अच्छा, इसके साथ साथ कौन सी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? देखो जरा लिखा हुआ है। सबसे पहले है वेपर प्रेशर लोवरिंग, जिसको आप RLVP कहते हो, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि बढ़ जाता है इसलिए उसको एलिवेशन कहा जाता है, और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? डेप्रेशंस कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड डेप्रेशंस। और दूसरी बात, यहां पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको आप क्या कहते हो? पाई। ये भी क्या होता है? आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। पाई बराबर MRT होता है बेटा, ठीक है। दीज आर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्वेंट। ये दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट चीजों को हमेशा क्या करो? अंडरलाइन किया करो। द कैरेक्टर आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सल्यूट आइडेंटिटी। यहां पर सल्यूट की जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर कैरेक्टर डिपेंड नहीं करता। किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर और कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट के ऊपर ये डिपेंड करता है। बात समझ में आएगी? दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनो। आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, अंडरलाइन कर देते हैं हम इस चीज को, इंपॉर्टेंट भी है ये चीज। देखो, आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्वेंट, पहला तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट आप किस तरह का लोगे, और दूसरी चीज कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट, सल्यूट के कंसंट्रेशन के ऊपर और सॉल्वेंट की आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अब आपके सामने आएंगे कुछ क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के हमें करने हैं आंसर्स। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू प्योर वाटर, अगर मान लो किसी नॉन वोलेटाइल सल्यूट को अगर आप प्योर वाटर में डाल दो तो क्या होगा? बॉयल अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस। देखो, अगर आप यहां पर बात कर रहे हो किसकी? अगर आप बात कर रहे हो किसी एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड की, जो कि वोलेटाइल नहीं होगा, वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो भाई प्योर वाटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बॉयल अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज अबाउ 100 डिग्री सेल्सियस। पहली बात तो, अगर मैंने आपसे कहा कि बॉयल और फ्रीज ये दोनों अपोजिट प्रॉपर्टी है, तो कभी भी यहां पर दोनों चीजों के ऊपर अबाव तो नहीं आ सकता। पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को बेटा हम दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। अगर मैं बॉयल की बात कर रहा हूं अबाव, और अगर मैं फ्रीज की बात कर रहा हूं अबाव, तो दोनों चीज तो एक साथ नहीं हो सकती। एक ऊपर जाएगी तो दूसरी क्या होगी? नीचे जाएगी। यानी कि ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है। अच्छा, अब एक ऑप्शन ये भी मेरे सामने दिख रहा है बिलो, और ये भी है हमारे पास बिलो, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन भी हमारे पास बिलो वाले हैं। इसका मतलब सर ये ऑप्शन भी हमारा क्या है? गलत, ठीक है। अब आ जाओ इसके ऊपर, बॉयल बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज अबाउ 0 डिग्री सेल्सियस। बात बिल्कुल सही है। अगर आप नॉन वोलेटाइल सल्यूट को अगर आप प्योर वाटर में डालते हो तो प्योर वाटर का जो वेपर होगा वो क्या हो जाएगा? कम। अगर वेपर कम हो जाएगा तो हमें क्या करना होगा? इसको बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम करना होगा। ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? कम। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा? ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? बॉयल बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीज अबाउ
0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आप इसमें बेटा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल रहे हो। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने से क्या होगा बेटा? वेपर प्रेशर कम बनेगा, और वेपर प्रेशर कम बनेगा तो आपका बॉइलिंग भी तो कम होगा, और फ्रीजिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? किसके ऊपर डिपेंड करती है? पहला, डिपेंडेंट ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट आइडेंटिटी। अगर आपने ये पैराग्राफ जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, इसको आप ध्यान से पढ़ा होगा, मैंने वहां पर अंडरलाइन किया था, और वही अंडरलाइन इसका आंसर है। वही अंडरलाइन इसका आंसर है। ध्यान से देखो, डिपेंडेंट ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट आइडेंटिटी। इंडिपेंडेंट तो ये हो ही नहीं सकता, पहली बात तो। ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहे? इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट आइडेंटिटी, दोनों में से एक की आइडेंटिटी के ऊपर तो ये डिपेंड करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिपेंडेंट ओनली ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सोल्यूट, सिर्फ सोल्यूट की आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करे, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्वेंट आइडेंटिटी, सॉल्वेंट की आइडेंटिटी के ऊपर ये डिपेंड ना करे। डिपेंडेंट ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एंड दस ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट। और चौथा ऑप्शन है डिपेंडेंट ओनली ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सॉल्वेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। अगर आपको याद हो तो मैंने यही चीज आपको बताई थी कि ये सॉल्वेंट की आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसके साथ साथ सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, और ये कभी भी सॉल्यूट के आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा आएगा बेटा? ऑप्शन डी आएगा। पैराग्राफ में से लिया गया क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अज्यूम 3 सैंपल्स ऑफ जूस। 3 सैंपल आपके जूस के ए, बी और सी हैव ग्लूकोज एज द ओनली शुगर प्रेजेंट इन देम। और उसके अंदर क्या प्रेजेंटेड है बेटा? ग्लूकोज सिर्फ इसके अंदर क्या है बेटा? प्रेजेंटेड है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, ग्लूकोज इसके अंदर सिर्फ प्रेजेंटेड है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल ए, बी एंड सी आर। ए, बी, सी इन तीनों का कंसंट्रेशन जो दिया गया है वो है 0.1 कैपिटल एम, 0.5 कैपिटल एम, 0.2 कैपिटल एम। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ए का कंसंट्रेशन सर 0.1 कैपिटल एम है, बी का कंसंट्रेशन सर 0.5 कैपिटल एम है, और सी का कंसंट्रेशन सर 0.2 कैपिटल एम है। ये 3 कंसंट्रेशन हमें दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि फ्रीजिंग पॉइंट विल बी हाईएस्ट फॉर द फ्रूट जूस। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा? सबसे ज्यादा होगा। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है एफपी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। क्या बोला हमने? फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके? कंसंट्रेशन के। अब एक बार आप चेक करो, कंसंट्रेशन सबसे कम क्या किसका है? ए का। कंसंट्रेशन सबसे कम किसका है? ए का। तो ऑब्वियसली बात है फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा? ए का। तो अगर हम ऑप्शन की तरफ जाएं तो ऑप्शन की तरफ हमें क्या पता चलेगा? ए, बी, सी या ऑल हैव द सेम फ्रीजिंग पॉइंट? ये क्वेश्चन है। तो अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, हाँ या ना? तो जिसका कंसंट्रेशन सबसे कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी तो सबसे ज्यादा होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा, वो करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। डन? इतनी बात क्लियर है? चलो, इसी का एक और ऑप्शन भी है, ध्यान से देखो वो क्या है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से। सबसे पहला आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा ऑस्मोटिक प्रेशर, चौथा ऑल ऑफ देम। अगला वाला भी ले आता हूं मैं क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे? एक साथ सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहला फ्रीजिंग पॉइंट, डेफिनेटली ये आपका क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी आपका एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसी के ऑप्शन में एक क्वेश्चन और दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैन प्रोवाइड मोलर मास ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज हो सकती है? लिखा हुआ है ना, विथ ग्रेटेस्ट प्रिसीशन। ज्यादा एक्यूरेट तरीके से कौन सी इनमें से ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिनका यूज हम
प्रोटीन के मोलर मास को कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं। प्रोटीन्स को आप पॉलीमर्स भी कह सकते हो या फिर आप उसको कोलोइड के नाम से भी जान सकते हो। यहां पर चारों जो प्रॉपर्टी है ना बेटा, वो चारों प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नीचे वाली तीनों प्रॉपर्टीज हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज के थ्रू मोलर मास तो कैलकुलेट किया जा सकता है। इन तीनों प्रॉपर्टीज के थ्रू यू कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस। जो आपको प्रोटीन दिया गया, इनकी वैल्यू को डेफिनेटली आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट एक प्रॉब्लम ये होती है कि चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करो, फ्रीजिंग पॉइंट की बात करो या आरएलवीपी की बात करो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की, यहां पर जो मोलर मास की वैल्यू आती है वो बहुत स्मॉल आती है। और अगर मोलर मास की वैल्यू बहुत स्मॉल आती है तो उसको कैलकुलेट करना उतना ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रोटीन के मोलर मास की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल टू एम आर टी होता है बेटा। पाई इज इक्वल टू क्या होता है? एम आर टी। ये इसका फॉर्मूला होता है। यस और नो? क्लियर है बात? चलो, ये वाला पैराग्राफ भी आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। सो कांग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ, और वो थर्ड पैराग्राफ बेटा हमने लिया है कहां से? पी ब्लॉक से लिया है। ठीक है, ध्यान से आप देखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं, और जितना अच्छी तरीके से आप इसको देखेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस जो होगा वो बूस्ट होगा। थैंक यू सो मच। देखते जाइए। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले, और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखने हैं। देखो, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन यानी कि N2 कॉम्प्रोमाइज अबाउट 78% बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% अमाउंट में हमें मिल जाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इट अकर एज सोडियम नाइट्रेट, दो फॉर्म में मिलती है, एक तो NaNO3 में जिसको आप चाइल्ड सॉल्पेट्रे के नाम से जानते हो, और दूसरा हमें मिलता है KNO3 की फॉर्म में जिसको आप इंडियन सॉल्पेट्रे के नाम से जानते हो। आगे, सिंस नाइट्रेट्स आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि नाइट्रेट्स जो होते हैं वो काफी अच्छे घुलनशील होते हैं, डिसॉल्व होते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर। सो दीज आर नॉट वाइड स्प्रेड इन द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि घुल जाते हैं तो हमें इतनी आसानी से ये मिल नहीं पाते हैं। नाइट्रोजन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर दो तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक तो COOH ग्रुप होता है और एक क्या होता है? NH2 ग्रुप होता है। NH2 की वजह से यहां पर क्या होता है बेटा? अमीनो एसिड में नाइट्रोजन काफी अच्छे अमाउंट में पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन्स और न्यूक्लियाई में भी आपको ये नाइट्रोजन मिल जाती है। कहां पर मिलेगी? प्लांट्स और एनिमल में आपको मिल जाती है। बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। अब यहां पर याद करने का तरीका क्या होता है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, ये आपके ग्रुप के पूरे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन भी इंक्लूड होता है। फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब यहां पर एक समझो बात को कि नाइट्रोजन जो है, क्योंकि साइज में क्या होता है? सबसे छोटा, इसलिए पूरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबके साथ डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज को वो शो करता है। कौन कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है? ध्यान से देखें। यहां पर है पहला, नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है, इसकी आयोनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा। कैसे याद करते हो? फोन कैलिबर ISC/PH लिख देते हैं, याद रहेगा आपको, क्योंकि एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। देखो यहां पर है FON, फोन कैलिबर ISC/PH। ठीक है, देखो इस तरीके से। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर नाइट्रोजन की होती है, क्लोरीन और ब्रोमीन की अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है, आयोडीन, सल्फर और कार्बन की अप्रॉक्सीमेट सेम होती है मगर इनसे कम होती है, और यहां पर फास्फोरस और हाइड्रोजन की अप्रॉक्सीमेटली बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और इसके अंदर डी ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंस होता है। सेकेंड पॉइंट, इट हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म पी मल्टीपल बॉन्ड। नाइट्रोजन पी बॉन्ड को क्या करता है बेटा? फॉर्म करता है विथ इटसेल्फ, अपने खुद के साथ, और इसीलिए तो वो क्या बनाता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एंड विथ स्मॉल साइज एटम्स लाइक, अच्छा इसके साथ साथ वो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ भी क्या करता है? बॉन्ड बनाता है, क्योंकि वो दोनों भी क्या होते हैं बेटा? स्मॉल साइज के होते हैं, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। अच्छा, हैवियर जो एलिमेंट होते हैं इसी ग्रुप के, वो कभी भी पी बॉन्ड को फॉर्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो एटॉमिक ऑर्बिटल होती है वो बहुत बड़ी होती है और आसानी से क्या हो जाती है बेटा? टूट जाती है। ठीक है, आसानी से वो, कोई साइज बड़ी होने से ओवरलैपिंग उनकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है।
इसीलिए नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज अ डाई अटोमिक मॉलिक्यूल, N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन हमेशा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है विद अ ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन के साथ क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है जो आपके सामने है। कॉन्स्टेंटली इट्स बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो 941.4 किलो जूल पर मोल होती है, याद नहीं करना है, बस ध्यान रखो। इज अ वेरी हाई, जो कि बहुत ज्यादा होती है। फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एसबी यानी एंटीमनी फ्रॉम ओनली सिंगल बॉन्ड, ये तीनों क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जो कि आपके सामने है। ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी, क्योंकि इनकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा। नाइट्रोजन इज मच लेस रिएक्टिव देन फास्फोरस, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होती है और नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है बेटा, लेस रिएक्टिव होता है। किसकी कंपैरिजन में, फास्फोरस के कंपैरिजन में। ठीक है, ये आपको एक जनरल पैराग्राफ दिया गया है और इसी पैराग्राफ से अकॉर्डिंग अब हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, मगर उससे पहले थोड़ा देख लीजिए। सिंगल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल फास्फोरस बॉन्ड ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। भाई ऐसा क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, लोन पेयर तो सबके पास है। अब साइज छोटा है तो लोन पेयर क्या आ गए, पास। अब लोन पेयर पास आ गए तो उनमें रिपल्सन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो रिपल्सन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑनिंग टू स्मॉल बॉन्ड लेंथ, और इसकी वजह से उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। एज अ रिजल्ट इसकी वजह से क्या होता है, द कैटिनेशन टेंडेंसी इज वीकर इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत कम। हेंस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैस, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से नाइट्रोजन हमेशा क्या करता है, गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाइल जबकि फास्फोरस जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका साइज थोड़ा सा क्या होता है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में बड़ा होता है और लोन पेयर थोड़े से दूर होते हैं। नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, नाइट्रोजन कभी डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल तो उसके अंदर होती नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अभी अभी बताई थी आपको। सो इट कैन नॉट एक्सपांड इट्स कोवेलेंसी, तो वो अपनी कोवेलेंसी को कभी भी एक्सपांड नहीं कर सकता। ठीक है, और इसीलिए नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 4 से ज्यादा वो नहीं बना सकता। जैसे कि बड़े वाले जो उसके आगे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, जैसे R3P डबल बॉन्ड O, R3P डबल बॉन्ड CH2। यहां पर R क्या होता है बेटा, एल्किल ग्रुप होता है। नाइट्रोजन अपनी कोवेलेंसी को चेंज नहीं कर सकता ड्यू टू देयर स्मॉल साइज। ठीक है, और दूसरी बात, वैकेंट डी ऑर्बिटल वहां पर प्रेजेंटेड नहीं होता है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, जो 4 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। जितना पैराग्राफ हमने पढ़ा है, आप इस वीडियो को आप बार बार रिवाइज करके देखिए, ताकि आपको इन क्वेश्चंस के एक प्रॉपर आंसर समझ में आ पाए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। द करेक्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 इज, तो आपको ये बताना है कि भाई मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स का वो क्या होगा। देखो ऑप्शन आपके सामने ये रहे, देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन है NH3 इज ग्रेटर देन, चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए जरा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है NH3 इज ग्रेटर देन PH3, फिर लेस देन ASH3, फिर उसके बाद SbH3। एक चीज बड़ी सिंपल सी बात है, वेन एवर यू आर सेइंग दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रेट्स, तो इट मीन्स दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द मेल्टिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज्ड। क्यों इंक्रीज होगा सर, क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि आप नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, बोलो यस और नो। तो यहां पर क्या होगा भाई, इस तरफ अगर आप जा रहे हो, है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, अगर आप टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहे हो तो आप नॉन मेटल से मेटल की तरफ जा रहे हो। और शायद आपको पता होगा कि जो मेटल है वो आसानी से हाइड्रोजन को क्या करते हैं बेटा, लूज करते हैं। ठीक है, तो भाई ये सिस्टम तो सही है कि अगर आप इस तरफ जा रहे हो, इस तरफ अगर जा रहे हो, तो न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब, ठीक है, बिस्मिथ की बात यहां पर अभी नहीं हो रही है। तो ये सीक्वेंस आ सकता है सर, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट, अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हो तो मेल्टिंग पॉइंट आपका बढ़ना चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप नॉन मेटल से मेटल की तरफ आ रहे हो। डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, मगर एक एक्सेप्शन यहां पर आ गया। एक्सेप्शन क्या है, ये नाइट्रोजन, जो कि डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज को शो करता है पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ। अब आपको पता है कि इसका जो साइज है वो सबसे छोटा होता है, और इसकी लोन पेयर तो सबके ऊपर है। अगर साइज छोटा है और सबके ऊपर लोन पेयर है, तो ऑब्वियसली बात है जिसका साइज छोटा है उसका रिपल्जन भी क्या होगा बेटा, ज्यादा। बोलो यस और नो, इनका रिपल्जन भी क्या होगा, ज्यादा। साइज छोटे होने से हम क्या बोलते हैं कि बेटा ये जो सीक्वेंस है ये नहीं बनके इसका सीक्वेंस क्या बन जाएगा, ये वाला इसका सीक्वेंस
बन जाएगा। ध्यान से देखो, ये सीक्वेंस आपका फॉर्म हो जाएगा। नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा, और उसके बाद सेम जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, फॉलो होगा। अब ये सिस्टम आपको कहां देखने को मिल रहा है? ये सिस्टम ध्यान से देखिए, आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। नाइट्रोजन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, और उसके बाद आप देखेंगे कि टॉप टू बॉटम जाते हुए आपका जो साइज है वो क्या हो रहा है बेटा, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे आइए, इसका एक और ऑप्शन है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस रिएक्शन को आपको कंसीडर करना है, ध्यान से देखिए, और फिर इसके आंसर्स को अपन को लिखना है। सबसे पहली बात करते हैं कि भाई इस रिएक्शन में हमें दिया क्या है। सर देखिए, आपको अमोनियम क्लोराइड दे रखा है और इसकी रिएक्शन आपको ए से करानी है। अब आपको ये बताना है कि इन सब में से ए कौन है और बी कौन है। देखो ध्यान से, अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब मैं ए से कराता हूं तो मुझे एक कंपाउंड मिलता है बी, और इसके साथ साथ मुझे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलता है, और इसके साथ मुझे क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड मुझे मिलता है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहां पर अमोनियम क्लोराइड है, तो मैं एक एक ऑप्शन को रखूं, एक एक ऑप्शन को रखूंगा, तो एक बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये अमोनियम क्लोराइड है, ध्यान से देखिए, अगर ये अमोनियम क्लोराइड, तो पहली बात तो मुझे कभी हाइड्रोजन फॉर्म हो ही नहीं सकता, हाइड्रोजन गैस तो मिल ही नहीं सकती है। अगर हाइड्रोजन गैस नहीं मिल सकती तो ये वाला ऑप्शन तो आपका होता है गलत। अब आगे आइए, आपके पास नन ऑफ दीज को अभी अपन इग्नोर करके चल रहे हैं, ये दो ऑप्शन अपन देखते हैं। अगर ये दो ऑप्शन देखते हैं तो NaNO3 और नाइट्रोजन, और NaNO2 और नाइट्रोजन। अगर यहां पर आप एक बार चेक करो, यहां पर आपके पास वाटर है, बोलो यस और नो। यहां पर वाटर है तो ऑक्सीजन के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने एटम्स है इसके पास, 2 एटम्स यहां पर प्रेजेंटेड है। इस ऑप्शन में चेक करो, यहां ऑक्सीजन के पास कितने एटम्स प्रेजेंटेड है, 3, यानी कि यह ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन 3 है और यहां पर ऑक्सीजन कितना है बेटा आपके पास, 2 ऑक्सीजन है, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। तो ऑप्शन इट मे बी पॉसिबल कौन सा होगा, सी ऑप्शन, इट मे बी पॉसिबल सही हो सकता है, मगर हम कंफर्म नहीं है तो हम कंफर्म करेंगे। देखो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसकी रिएक्शन हमने कराई NaNO2 के साथ, दिस इज ए, NaNO2 के साथ हमने रिएक्शन कराई, तो देखो क्या बना। सबसे पहले तो आप क्या करो, वाटर को यहां से रिमूव कर दो, जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा है। वाटर 2 मोल है तो हमने 2 मोल वाटर को यहां से क्या कर दिया बेटा, रिमूव कर दिया। इसके साथ हमने NaCl को भी क्या कर दिया, रिमूव यहां से कर दिया, जैसा आपको क्वेश्चन में दे रखा है मैं वैसा ही कर रहा हूं, NaCl को भी रिमूव कर दिया। अब देखो कंटेंट क्या क्या हो गए, 4 हाइड्रोजन हमारे रिमूव हो चुके हैं। आप चेक करो, ये 4 हाइड्रोजन हमारे क्या हो चुके हैं बेटा, रिमूव हो चुके हैं, डन। इसके बाद देखो 2 ऑक्सीजन मेरा रिमूव हो चुका है, ये देखो 2 ऑक्सीजन मेरे पास क्या हो चुके हैं, ये भी मेरी 2 ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। इसके बाद Na और Cl, ये Na मेरा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है, ये Cl मेरा क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। अब आप बताओ मुझे कि आपके पास बचा क्या, आपके पास एक नाइट्रोजन ये बचा है और एक नाइट्रोजन ये बचा है, इसका मतलब आपके पास क्या बनी है, N2 गैस बनी है, और ये N2 गैस आपका क्या था, B था, और ये जो NaNO2 था ये क्या था आपके पास, A। क्या ये ऑप्शन है, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स्ट्रा प्योर N2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग। देखो ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक का जो NCERT है उससे बिल्कुल लिया गया क्वेश्चन है। ध्यान से ऑप्शन को चेक करो क्या क्या है, NH3 विथ कॉपर ऑक्साइड, यहां पर इसको अमोनियम नाइट्रेट बोलते हैं, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, और BaN3 का होल ट्वाइस। इसको क्या बोला जाता है, इसको सोडियम अजाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको बेरियम अजाइड के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और क्योंकि NCERT का डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बेरियम अजाइड होगा। इसका आंसर क्या होगा, बेरियम अजाइड। मैं यहां पे करके दिखा देता हूं आपको, देखो BaN3 का होल ट्वाइस, ठीक है। यहां पर बेसिकली क्या होगा, यहां पर जब आप इसको हीट करोगे, हीट करने पर प्योर फॉर्म में आपको क्या मिलेगी, N2 मिलेगी। कितनी, ध्यान से देखो, ये क्या है भाई, कितना है ये 6, यस और नो, तो यहां 3N2 मिलेगी, और क्या हो जाएगा, Ba आपका क्या हो जाएगा बेटा, अलग हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर N2 आपके सामने मिल जाती है, और ये N2 जो है वो प्योर फॉर्म में आपको मिलती है। चलो और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये तो डी ऑप्शन था जो हमने करके बता दिया। ए ऑप्शन चेक करो कि अगर NH3 की रिएक्शन
अगर मैं कॉपर ऑक्साइड के साथ करूं तो सर क्या बनेगा? तो यहां पर आपके सामने एक तो नाइट्रोजन बनेगी, एक आपके पास वाटर बनेगा और एक आपके पास कॉपर बनेगा। ये तीन चीजें आपके सामने बनेगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन के साथ साथ हमें वाटर और कॉपर भी मिल रहा है, तो रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। बी ऑप्शन अगर आप देखें तो बी ऑप्शन में NH4NO3 NH4NO3 ये आपकी रिएक्शन है। अब इससे क्या मिलेगा सर हमें? बेटा इससे आपको N2O मिलेगा। क्या मिलेगा? इससे आपको N2O मिलेगा। ध्यान से देखो, N2 और O आपको मिलेगा और यहां से आपको ट्वाइस ऑफ H2O मिलेगा। डन। N2O मिलेगा और इसके साथ आपको ट्वाइस ऑफ H2O आपको मिलेगा। तो यहां से तो आपको नाइट्रोजन गैस नहीं मिलेगी। सी ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन क्या है? NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक है। डाई अमोनियम क्रोमेट इसको बोला जाता है। इससे आपको मिलेगा Cr2O3, Cr2O3 आपको मिलेगा एक तो, ठीक है। इसके साथ और क्या मिलेगा भाई? इसके साथ आपको नाइट्रोजन मिल जाएगी और इसके साथ आपको वाटर मिल जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या क्या कंपाउंड मिलेंगे। तो सबसे जो प्योर आपको नाइट्रोजन मिलेगी, वो सबसे प्योर नाइट्रोजन आपको किससे मिलेगी? बैरियम अजाइड से मिलेगी। इसका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है बैरियम अजाइड। डन, ठीक है, डन, बहुत अच्छी बात है। आओ अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन किस तरह का होता है? ध्यान से देखो, ऑप्शन क्या है? इट इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस एंड नॉन टॉक्सिक गैस। डेफिनेटली यस, दिस इज करेक्ट। हैज अ वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। डाई नाइट्रोजन लो सॉल्युबिलिटी वाटर होती है। इट रैदर इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। यस, ये इनर्ट होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। और चौथा ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ अबव। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या हो गया? तीनों ही कंडीशन सही है, तीनों ही ऑप्शन क्या है? सही। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। डाई नाइट्रोजन एक कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस होती है जो कि नॉन टॉक्सिक होती है। दूसरी बात, बहुत कम सॉल्युबल होती है वाटर में। तीसरी बात, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाती है? इनर्ट हो जाती है, यानी कि रिएक्टिव नहीं होती है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन आपके सामने है बेटा, इन रिएक्शन के आपको प्रोडक्ट बताने हैं कि इनके आपके प्रोडक्ट आपके क्या क्या बनेंगे। सबसे पहली बात, Li प्लस N2 क्या बनेगा भाई? Li प्लस N2 क्या बनेगा? देखो जरा ऑप्शन में क्या चीज अवेलेबल है, एक बार चेक कर ले। ये देखिए, ये ऑप्शन में अवेलेबल है। ध्यान से अब देखें क्या क्या बनेगा, उसके बारे में बात करते हैं डिटेल में। देखिए सबसे पहला है Li की रिएक्शन अगर मैं नाइट्रोजन के साथ करूं तो क्या बनेगा? अगर मैं Li की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करूं तो बेटा Li3N बनता है। क्या बनता है बेटा? Li3N बनता है। कैसे बनेगा? इसको रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ ट्वाइस आएगा, 6 हो गया, यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो देखो Li3N बन गया, ठीक है, डन। इसके बाद मैग्नीशियम की रिएक्शन आप नाइट्रोजन के साथ करो। जब मैग्नीशियम की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ करते हो तो Mg3N आपके सामने बनता है। रिएक्शन को बैलेंस कैसे करोगे? रिएक्शन को बैलेंस आप आसानी से कर सकते हो। कैसे करोगे भाई? कैसे करोगे? यहाँ पर लगाओ 2, यहाँ पे 2 लगाते ही नाइट्रोजन 2 हो गए, डन। मैग्नीशियम 6 हो गया, यहाँ पे लगा दो 6। ये रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो गई। और ये रिएक्शन तो बहुत सिंपल है, N2 प्लस 3H2, टेम्परेचर 773 है, तो क्या बनेगा? अमोनिया बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ NH3 बन जाएगा। और एक एडिशनल चीज, इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो आप ऑप्शन चेक करो। सबसे पहले Li3N बन रहा है, ट्वाइस ऑफ Li3N बन रहा है, Mg3N बन रहा है, ओके, और अमोनिया बन रहा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। चलिए, बेटा ये हमने केस स्टडी के बारे में बात करी, 3 चैप्टर्स के बारे में। होप सो दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल फॉर यू। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।